हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में गवर्नर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, आज हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में बेसिकली हमने अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है वो हम देखा, सरकारी कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम मेनली फोकस करेंगे क्या कंडीशन है गवर्नर के ऑफिस की, वो हम देखेंगे। सैलरी किस तरीके से मिलती है, ओथ किस तरीके से गवर्नर लेते हैं, कौन बेसिकली ओथ को एडमिनिस्टर करवाता है, एंड टर्म क्या है हमारे गवर्नर के ऑफिस का, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस की। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो भी कंडीशंस है गवर्नर के ऑफिस की वो मेंशन की गई है। पहला हम बात करते हैं, बताया गया है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का ही वो मेंबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का मेंबर इन द सेंस कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा तभी वो बेसिकली लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपली स्टेट असेंबली या फिर स्टेट जो काउंसिल है वहाँ पे मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, he is deemed to have been vacated his seat in that office, that house on that day on which he enters upon his office as a governor। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि अगर मान लो ऐसा कोई पर्सन जो ऑलरेडी मेंबर है पार्लियामेंट का, दोनों ही हाउसेस में से, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का बेसिकली मेंबर है, तो उस केस में जो है अगर वो पर्सन अगर इलेक्ट हो जाता है या फिर अपॉइंटेड हो जाता है एज अ गवर्नर के फॉर्म में, तो उनको बेसिकली अपनी सीट जो है वैकेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो गवर्नर का जो पोस्ट है वहाँ पे बेसिकली अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोला गया है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिकली जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि कोई भी पर्सन का जो है फाइनेंशियल गेन नहीं होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलरली उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। तो अगर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिमिलरली वो अभी गवर्नर की पोस्ट में है और किसी और पोस्ट में भी इस तरह से बैठा हुआ है कि वहाँ पे भी उसे फाइनेंशियल कोई गेन हो रहे हो, तो उस तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, तभी उस पर्सन को जो है गवर्नर की पोस्ट में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ एंटाइटल विदाउट पेमेंट टू ऑफ रेंट टू द हाउस ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी राजभवन। तो राजभवन में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है जहाँ वो रहा करते हैं। ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, उन्हें रेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही इज़ एंटाइटल टू सच एमोलेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिवलेजेस एज पर डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम जो है डिटरमाइन कर सकती है कि क्या क्या प्रिवलेजेस दिए जाएंगे हमारे गवर्नर को, अलाउंसेस क्या होंगे, अमोलमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट, द अमोलमेंट्स अलाउंसेज एंड द पेबल टू हिम वर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच अ प्रोपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मान लेते जिस तरह से हमने बोला था कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू जो है कोई भी गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट का सेम गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इस तरह से दो या दो से ज़्यादा स्टेट के अगर सेम गवर्नर है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में, यानी जो भी मान लो बिहार हो गया, ठीक है, आपका झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, मान लेते हैं इन तीनों स्टेट का अगर मान लो सेम गवर्नर है, तो इस पर्टिकुलर गवर्नर को जो भी अलाउंसेस जाएंगी, जो भी इसके अमेंडमेंट्स जाएंगी, वो जो है इन तीनों स्टेट में शेयर होनी चाहिए इक्वली। ठीक है, और कौन इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा, मतलब सॉरी इक्वली तो नहीं, मतलब उसका जो प्रपोर्शन होगा उस शेयर का वो डिटरमाइन किया जाएगा प्रेजेंट के द्वारा, कि बिहार से कितना प्रपोर्शन जाएगा, या फिर जो झारखंड है वहाँ से कितना प्रपोर्शन जाएगा, उड़ीसा से कितना प्रपोर्शन जाएगा, तो वो डिटरमाइन कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हिज अमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी एक बार आपने उस पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, तो उस समय अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो भी उनके अलाउंसेस वगैरह थे वो फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जब तक वो अपने टर्म में है तब तक उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये 6 बेसिकली उनकी कह सकते हैं कंडीशंस है गवर्नर के ऑफिस की, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी हुई हैं। देन बोला गया इन 2018 में द पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दी थी सैलरी ऑफ द गवर्नर फ्रॉम 1.1 लाख से लेके 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़, उनको भी मिली हुई हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट को मिली हुई है। ही इंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी ऑफ फॉर हिज ऑफिस एक्ट, यानी ऑफिशियली उन्होंने कोई भी जो लीगल किया है उसमें उनको कहीं ना कहीं पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है।
ठीक है। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, यानी पर्सनल एक्ट में उन्होंने कोई भी क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी मान लो कुछ की हो, किसी का मर्डर वगैरह किया हो, तो कह सकते हैं कि उनको वहाँ पे इम्यून किया जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके पास नहीं चला सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक वो अपनी पोजीशन पे हैं, यानी एक बार वो गवर्नर के पोस्ट में जब तक बैठे हुए हैं तब तक उनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, यानी कि अगर ऑफिशियली उन्होंने जो भी एक्ट किया है उसके लिए तो उनके पास पर्सनल एबिलिटी है कि उन्हें कोई लीगल एबिलिटी नहीं हो सकती अपने जो भी उन्होंने ऑफिशियल ऑफिस के दौरान में जो भी उन्होंने एक्ट करे हैं, ठीक है, उस पर। बट अगर पर्सनल एक्ट उन्होंने कुछ भी किए हैं, अगर उस केस में अगर मान लो कोई भी क्रिमिनल ऐसा क्राइम किया हुआ है तो उस केस में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजमेंट नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। यानी अगर उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ सीवियर क्राइम किया है, मान लो उन्होंने कोई मर्डर किया है, बहुत ज़्यादा सीवियर है और कहीं ना कहीं उनका प्रूफ मिल जाता है कि हाँ पे गवर्नर ने जो है अपने पर्सनल एक्ट में, यानी ऑफिस के दौरान तो नहीं बट जब भी वो अपने घर में थे या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है तब वो उन्होंने मर्डर किया और ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उसका सबूत मिल जाता है, तब क्योंकि अब उन पर प्रोसीडिंग तो चलानी है, पर जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं तब तक उन पर प्रोसीडिंग चला नहीं सकते। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है आपके वो उनको रिमूव कर देंगे और जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्सन एज ए गवर्नर की जो पोस्ट है वहाँ से वो हट जाएगा तब फाइनली उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। पर जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, जब तक वो गवर्नर की पोस्ट में बैठे हैं तब तक उन पर कोई भी अरेस्ट वारंट उनका नहीं आ सकता, कोई भी उनको इम्प्रिजमेंट नहीं कर सकता। हाँ, बट सिविल प्रोसीडिंग जो है वो चलाई जा सकती है, बट वो भी चलाने के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना ज़रूरी है, ठीक है, और वो भी उस मैटर के ऊपर जो अगेन उन्होंने अपने पर्सनल एक्ट में किया है, क्योंकि जो ऑफिशियल एक्ट के दौरान कोई भी चीज़ किया तो उसके लिए तो उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ एंड अफर्मेशन। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3 ओथ में बेसिकली जो बोला जाता है गवर्नर के द्वारा, पहला है कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को, यानी ऑफिस में जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड लॉ को, बिकॉज देखो सेंटर ने उनको वहाँ पे इसलिए बिठाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट चेक कर सके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वहाँ पे देखें कि किस तरीके से स्टेट मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है। तो प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरी है, साथ ही साथ लॉ को भी प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बोला गया टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी एक बार अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के पोस्ट में अपॉइंट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी लोग हैं उनकी वेलबींग के लिए काम करना है और जो भी सर्विस है वो आपको बेसिकली अच्छे से परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो ओथ की अगर हम बात करें, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज़ एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट इज़ अवेलेबल, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नर को अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का था, ठीक है, बट अगर हम ओथ की बात करें कि जैसे ही वो गवर्नर के ऑफिस में आएंगे तो उससे पहले उन्हें ओथ लेनी पड़ेगी, और वो ओथ कौन दिलाएगा, जिस पर्टिकुलर स्टेट के वो गवर्नर बन रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट होंगे, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने उनको बेसिकली ओथ लेनी पड़ेगी। और अगर किसी कारणवश वहाँ पे चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके बिहाफ में जो है जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उस पर्टिकुलर कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट का, तो उनके सामने जो है ओथ लेनी पड़ेगी गवर्नर को, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ और अफर्मेशन, यानी कोई भी पर्सन अगर मान लो गवर्नर की पोस्ट में अपॉइंट हो रहा है या फिर उनके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा है तो इसी तरीके से सिमिलर ओथ और अफर्मेशन उनको लेनी पड़ेगी। बिकॉज कई बार क्या है, अगर मान लो गवर्नर किसी कारणवश एब्सेंट हो गए हैं या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनकी जगह पे किसी और को बेसिकली वहाँ पे तब तक के लिए बिठाया जाएगा, तो जो भी पर्सन वहाँ पे आके बैठता है या फिर उनकी जो फंक्शंस है वो डिस्चार्ज करता है तो सिमिलर ओथ लेने के बाद ही वो इस तरीके से उनके जो भी फंक्शंस है परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने गवर्नर से रिलेटेड जो भी उनके ऑफिस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी वो हमने अच्छे से देख ली हैं। अब हम बात करते हैं मेन कि टर्म कितना होता है गवर्नर के ऑफिस का। तो यहाँ पे बोला गया है कि द गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल का टर्म होता है।
फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब जिस डेट में वो आए हैं वहाँ से अगर 5 साल तक टाइम ले तो तब तक जो है वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं. हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 ईयर इज सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट. बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेन वो क्या है, प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट वहाँ पे काम करते हैं. यानी जब तक प्रेजिडेंट की इच्छा है, जब तक उनका प्लेजर है, तब तक ही वो एज अ गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट में काम कर सकते हैं. फर्दर ही कैन रिज़ाइन दैट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेजिडेंट. अगर किसी भी टाइम उन्हें रिज़ाइन करना है तो रिज़ाइन करने के लिए उन्हें एक रेजिग्नेशन जो है लेटर को प्रेजिडेंट को देना पड़ेगा, एंड देन उसके थ्रू वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं गवर्नर. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ नॉट जस्टिशेबल. यानी प्रेजिडेंट को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से वो रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो जो बेसिकली जो प्लेजर है प्रेसिडेंट का, उन्हें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये सिंपली जो सूर्य नारायण केस आया था 1981 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. देन बोला गया था गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. नहीं होता, यानी कि जो 5 साल बेसिकली बताए गए हैं वो भी कह सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की प्रेशर पे वो काम कर रहे हैं. दैट्स वाई कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे नहीं है. नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं देखने को मिलता. ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. तो ये देखो, कहने को तो प्रेसिडेंट की प्रेशर पे यहाँ पे काम हो रहा है, बट जैसा कि हम जानते हैं बैक एंड में कौन काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कहीं ना कहीं इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेंगे प्रेसिडेंट, एंड उसके बिहाफ में जो है रिमूव किया जाएगा गवर्नर को. नेक्स्ट बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच अ गवर्नर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. तो कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर पाए उस पर्टिकुलर गवर्नर को. ठीक है. हैंस द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय द वीपी सिंह 1989 में, यानी 1989 पे देखा गया था कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के जो हेड थे वीपी सिंह, उन्होंने बेसिकली क्या कहा, आज ऑल दी गवर्नर्स टू रिज़ाइन एज दे वर अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. क्योंकि इससे पहले जो वीपी सिंह की सरकार जब आई थी 1989 में, तो 1989 से पहले जो आप देख सकते हो कांग्रेस की सरकार थी. तो क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी होंगी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उन पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नर्स चूज़ किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे. तो क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे तो वो गवर्नर कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो जैसे ही नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने उन पर्टिकुलर स्टेट से जितने भी गवर्नर थे उनको रिज़ाइन करवा दिया. ठीक है. नेक्स्ट बोला कि इवेंचुअली सम ऑफ द गवर्नर्स वर रिप्लेस्ड एंड सम वर अलाउड टू कंटिन्यू. किसी को रिप्लेस कर दिया गया और कुछ को अलाउ कर दिया गया कि आप कंटिन्यू करो. तो मेन चीज़ ये हुआ कि जिस तरह से वीपी सिंह ने 1989 में इस तरीके से जो गवर्नर को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर उनको जो है वहाँ पे हटा रहे हैं, रिज़ाइन करवा रहे हैं, वही सेम चीज़ रिपीट हुई इन 1991 में व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय द पीवी नरसिम्हा राव चेंज्ड 14 गवर्नर अपॉइंटेड बाय द वीपी सिंह एंड द चंद्रशेखर गवर्नमेंट. यानी कि देखो पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार थी तो उनके जो गवर्नर्स थे वो काम कर रहे थे, बट वीपी सिंह की जो सरकार आई 1989 में, उन्होंने कांग्रेस के जो गवर्नर्स थे उन पर्टिकुलर स्टेट में उनको या तो कुछ को रिज़ाइन करवा दिया, कुछ को रिप्लेस कर दिया और कुछ को कंटिन्यू करने दिया. तो सेम चीज़ तब हुई हैपन जब अगले ही इलेक्शन में देखने को मिलेगा वापस से 1991 पे कांग्रेस गवर्नमेंट जीत के आई और उसको कौन हेड कर रहे थे, पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी थे. और उन्होंने अगेन जो है फिर वही चीज़ करी जो वीपी सिंह जी ने करी थी कि उन्होंने 14 गवर्नर जो थे जो कि कहीं ना कहीं अपॉइंट किए गए थे वीपी सिंह के द्वारा, उनको फर्दर हटा के और इसके साथ साथ चंद्रशेखर की जो गवर्नमेंट थी उनके भी गवर्नर को हटा के वापस से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनके हिसाब से जो भी उनको गवर्नर चाहिए होगा उन गवर्नर को वापस अपॉइंट कर लिया. ठीक है. तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे प्लेजर देखने को मिलता है, बट बैक एंड में जो काम करता है वो आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं अपना डिसीजन ले रही होती हैं जब भी उन्होंने गवर्नर को अपॉइंट करना होता है. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म. Further, a governor whose term has expired may be reappointed in the same state or any other state. यानी कि बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म. मतलब अगर मान के चलो अगर 5 साल का टर्म है तो गवर्नर ने मान लो 2 साल प्रेसिडेंट ने जो है किसी पर्टिकुलर गवर्नर को 2 साल तक काम करवाया मान लो बिहार में,
अब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको मान लो असम में। बाकी जो 3 साल बचे हैं वो 3 साल वो बेसिकली असम में एज अ गवर्नर की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र करने की जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया कि गवर्नर जो है वो टर्म एक्सपायर्ड में भी रीअपॉइंटेड, यानी कि उनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने किसी पर्टिकुलर गवर्नर को अपॉइंट कर लिया तो फर्दर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में उनको अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। री अपॉइंटमेंट उस पर्टिकुलर सेम स्टेट में भी पॉसिबल है और अदर स्टेट में भी। यानी कि अगर कोई पर्सन एज अ गवर्नर मान लो बिहार में 5 साल तक ऑलरेडी वो गवर्नर रह चुके हैं, तो अगर फर्दर अगर प्रेसिडेंट को लगता है, यानी प्रेसिडेंट को क्या मतलब मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पीएम को ऐसा लगता है, तो वो सेम ही स्टेट में जो है उस पर्टिकुलर गवर्नर को फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। अगर सेम स्टेट में ना सही तो किसी और स्टेट में अपॉइंट कर देंगे, बट रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि द गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अनटिल हिज सक्सेसर अज्यूम द चार्जेस, ठीक है। तो यानी कि भले किसी गवर्नर का 5 साल पूरा हो चुका हो, बट अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी और गवर्नर को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, तो जब तक नया सक्सेसर आ नहीं जाता, वो अपना चार्जेस को अज्यूम नहीं कर लेता, तब तक जो आपका पुराने जो गवर्नर हैं भले उनके 5 साल पूरे क्यों ना हो गए, वो फिर भी अपना चार्ज जो है संभालेंगे और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते रहेंगे जब तक न्यू गवर्नर ना आ जाए, ठीक है। The underlying idea is that there must be a governor in the state and there cannot be a इंटरगनम, यानी मेन चीज़ क्या है कि पोजीशन खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नर की पोजीशन पे कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे बैठा होना चाहिए। इस तरह से, क्योंकि अगर देखो गवर्नर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको तब पता चलेगी जब हम उनकी पावर्स को देखेंगे कि उनके पास ऑल्दो वो एक नॉमिनल हेड की तरह है, बट उनकी भी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नर का होना उनकी पोस्ट में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लाया जाता है तो उसमें जो फाइनल एसेंट देने का काम है जो गवर्नर का होता है, यानी गवर्नर की एसेंट के बिना वो पर्टिकुलर लॉ जो है एक्ट नहीं बन सकता। तो दैट्स वाई गवर्नर की पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और जब तक न्यू गवर्नर नहीं आता था तब तक पुराने ही गवर्नर को जो है अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर the president can make such provisions as he think fit for the discharge of the functions of the governor in any contingency not provided for the constitution. For example, the death of sitting governor, thus the chief justice of the concerned state of a high court may be appointed temporarily to discharge the functions of the governor of that state. तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है उनके हिसाब से कि गवर्नर की फंक्शनिंग के लिए अगर उनकी ड्यूटी को किस तरीके से करना है, कैसे उनके फंक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न अगर बनाना हो, ऐसे टाइम पे जब कोई भी कह सकते कंटीजेंसी का टाइम हो, अगर मान लो जिस तरह से बताया हुआ एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम मान लो सिटिंग गवर्नर की डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ तो अचानक से हो रही है और जब तक आप नए गवर्नर को चुन के लेके आ रहे हो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो है प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो है प्रोविजंस बना सकते हैं कि इस टाइम पे कौन पर्सन जो है बेसिकली उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। तो देखने को ही मिलता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट करता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए कि भाई आप जो है गवर्नर के फंक्शंस को परफॉर्म करोगे, और जब तक न्यू गवर्नर अपॉइंट होकर नहीं आता तब तक आपको ही वहाँ पे एज अ गवर्नर के तौर पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये पावर कहीं ना कहीं हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो ये हमने टर्म वगैरह कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बेसिकली पावर पे फोकस करेंगे कि जो मेन पावर है एंड फंक्शंस जो है गवर्नर की वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नर पोजेस करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर मोर और लेस एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जिस तरीके से आप देखने को मिलेगा पावर्स थी, सेम पावर जो है स्टेट के रिस्पेक्ट में आपके गवर्नर के पास देखने को मिलती है इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इन लॉ के फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में एंड जुडिशियल फील्ड में, ठीक है। However, he has no diplomatic, military और emergency power like the president. But क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इसके अलावा कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स थी, कुछ मिलिट्री पावर थी, कुछ एमरजेंसी पावर्स थी, ये 3 पावर जो है गवर्नर के पास में नहीं है। यानी सिंपली अगर बात की जाए तो गवर्नर के पास सिर्फ 4 पावर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी
जो भी स्टेट में यानी जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव है यानी स्टेट में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो वो कुछ भी काम कर रहे होंगे तो वो किसके बिहाफ में काम करेंगे, किसके नेम पे काम करेंगे, कि तो गवर्नर के नाम पे सारे काम किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ही कैन मेक रूल स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। तो उनको यहाँ पे गवर्नर को पावर मिली है कि वो बेसिकली ऐसे रूल्स को बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप लेके आ रहे हो उन किस पर्टिकुलर मैनर में उनको लेके आना है, उससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो उनके नाम पे, उनके ऑथेंटिसिटी में काम कर रहे हो, तो वो किस तरीके से उस पर कह सकते हैं उनको लेके कैसे आना है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बना सकता है, गवर्नर लेके आ सकते हैं। थर्ड बोला गया ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से बिजनेस चलेगा, कैसे वहाँ पे कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन होगा हर एक चीज़ का, किस तरीके से जो है जो बाकी के मिनिस्टर्स है वो बिजनेस अपना बिजनेस इन द सेंस से जो भी काम है यानी असेंबली में किस तरीके से काम करना है, कैसे लॉज को लेके आना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स बनाना होगा ताकि वो कन्वीनियंट तरीके से कर सके तो वो रूल्स बनाने की पावर हमारे गवर्नर के पास है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नर जो है बेसिकली अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, यानी कोई भी पार्टी जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल करी हो, जो सरकार बनाने योग्य हो, वो कहीं ना कहीं उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और बाकी अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। यानी अगेन कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर आपके चीफ मिनिस्टर है वो भी अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग हिज प्लेजर यानी गवर्नर के प्लेजर पे। यानी कहीं ना कहीं जब तक मेजॉरिटी है, ठीक है, उनकी पार्टी में तब तक वो अपना काम जो है अच्छे से कर पाएंगे। जैसे वो एक बार मेजॉरिटी लॉस कर देते हैं तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं उनको डिसॉल्व किया जा सकता है और डिसॉल्यूशन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी बनाया जाता है। कौन कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में एंड उड़ीसा में, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय हिम। यानी कि एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो काम है वो हमारे गवर्नर का है। और एट प्रेजेंट जो है किन किन स्टेट में ऐसे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को सेटअप किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है। पहले बिहार में भी हुआ करते थे बट यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है बाय द 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत। ठीक है, अब वहाँ पे मतलब बेसिकली कुछ ऐसी इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन होगी नहीं कि उसके लिए एक पर्टिकुलरली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को लाना पड़े। दैट्स वाई बिहार में इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट है ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट एंड डिटरमाइन हिज रेमुनरेशन की क्या रेमुनरेशन होना चाहिए। द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज अ प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बिकॉज गवर्नर ही अपॉइंट कर रहे हैं एडवोकेट जनरल को, दैट्स वाई वो उनके प्लेजर पे काम करेंगे। नेक्स्ट है ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जिस तरह से सेंटर में इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि सेंटर के इलेक्शन को, स्टेट के इलेक्शन को कहीं ना कहीं करवाने में हेल्प करता है, तो उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके जो पंचायत होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, तो उनकी इलेक्शन करवाने में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उनको अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे एंड डिटरमाइन हिज कंडीशन फॉर सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। और गवर्नर ही जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए इनकी सर्विस की, कितना टेन्योर होना चाहिए इनके ऑफिस का। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन अ मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, बट क्योंकि एक बार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आपने अपॉइंट कर लिया तो अगर आपको रिमूव करना होगा तो आप उसी मैनर में करोगे जिस तरीके से आप हाई कोर्ट के जज को हटाते हो। जिन ग्राउंड्स में आप हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हो वही सेम ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है। ठीक है, तो यानी कि इनको अपॉइंट करना तो ईजी है बट रिमूव कर पाना इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज आपके पास सफिशेंट ग्राउंड होना चाहिए, सफिशेंट रीज़न होना चाहिए उनको हटाने के लिए। नेक्स्ट बोला गया है कि ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी चेयरमैन और मेंबर होंगे गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा। हाउएवर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, बट अगर रिमूवल की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर फॉर द चीफ मिनिस्टर।
यानी कि हमारे गवर्नर को अगर मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई स्टेट में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, किस तरीके से लॉ लेके आया जा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो चीफ मिनिस्टर से ले सकते हैं अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच नॉट बीन कंसिडर बाय द काउंसिल। मान लेते हैं कोई एक मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई एक मिनिस्टर, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीज़न जो लिया गया था बाय पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा, बट क्योंकि उसमें काउंसिल जो है कहीं ना कहीं उनकी सहमति है या नहीं है वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस डिसीज़न को जो है काउंसिल के सामने भी रखना है। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को बेसिकली कहते हैं कि वो सबमिट करें उस पर्टिकुलर डिसीज़न को, काउंसिल के सामने लेके आएँ वो डिसीज़न जो कि लिया गया है किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा, कि काउंसिल के पास लाने से ये होगा कि पता चल पाए कितना ज़्यादा मेजॉरिटी से फिर उसको डिसीजन को फॉलो करना है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट द गवर्नर एंजॉय एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर उस समय पर्टिकुलर स्टेट में अगर लगता है कि किस तरीके से जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर है सिंपली जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं रिकमेंड कर सकते हैं कि आप भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को इम्पोज कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो देखने को ये मिलता है कि जो गवर्नर की जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर जो कि अभी यहीं तक ही सीमित है, वो पावर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय जो गवर्नर होगा पूरे के पूरे एजेंट की तरह काम करेगा प्रेसिडेंट की, यानी क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट जो है वो पावर आपको गवर्नर को दे देता है और गवर्नर फिर उस हिसाब से जो है इस पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके चांसलर की तरह कौन एक्ट करता है, गवर्नर। यानी गवर्नर एक बार एक पर्सन ऐसे गवर्नर की तरह अपॉइंट हो गए देन वो ऑटोमेटिकली चांसलर बन जाते हैं जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसमें। नेक्स्ट है ही ऑल्सो अपॉइंट द वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, क्योंकि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में चांसलर आपको देखने को मिलेंगे गवर्नर है, बट वाइस चांसलर जो भी होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। तो यहाँ पे हमने गवर्नर की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हमने अच्छे से देख लिया है। बाकी पावर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेसिकली। ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।